हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। डियर, आज जो डिस्कस करेंगे अध्याय 13। अध्याय 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आपका 19 अध्याय तक ये है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा खत्म। मतलब नेक्स्ट वीक में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 13 के बाद 19 कितना ही बच गया, 6 चैप्टर बच गया, यानी कि इस वीक में अगले मतलब मंडे से पूरा संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। देन उधर थोड़ा जो भी है दीपावली छठ है, थोड़ा कुछ दिन तक रहेगा उधर। लेकिन फिर से 12 चैप्टर में स्टार्ट करूंगी हिंदी लैंग्वेज में। तो ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता होगा शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से। जिनका एक दो बार रिवीजन पहले से है बायोलॉजी की, या फिर इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं, इतने सारी वैकेंसियां आ रही हैं जिनके एग्जाम में बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एंट्रेंस में जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, एएनएम जीएनएम हो गया, उन सभी के लिए। और फिर लैब असिस्टेंट का जो वैकेंसी आता है, मतलब सभी मतलब जितने भी कोर्सेज हैं जहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर से, ताकि चैनल के बारे में भी पता चले कि इसमें भी हिंदी ऑडियो बुक दिया जा रहा है, जो कि इस बार इसी साल और बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13 में आपका क्या, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, यानी कि इसमें चैप्टर जो है आपका 13 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। जिसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, वृद्धि के बारे में, विभेदन आपका, निविभेदन तथा पूर्ण विभेदन, देन उसके बाद परिवर्धन और पादप वृद्धि नियामक। इतने पॉइंट को हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में पूरा डिस्कस करना है, हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे, आपने पहले ही अध्याय 5 में अंतर्गत फूल वाले पौधे के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्तियां, फूल तथा बीज जैसे संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती हैं, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। अब जब आप बीज पौधे या फिर नव अंकुरित पौधा जो होता है आपका, पादप का एक छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं, तो आपने यह भी देखा होगा कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गोलाई जिस चौड़ाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां जो होती हैं, फूल जो होता है एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, बल्कि समय अनुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। समय अनुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर भी जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार क्या होती, दोहराई जाती है। एक पौधों में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है। सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न तरह के ऊतक से बने होते हैं। क्या एक कोशिका, ऊतक, अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है। तो पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मनज की संतति या वंशज होती है। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें देखिएगा भिन्न-भिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती है। दोनों संरचना भी और क्रिया भी दोनों भिन्न-भिन्न होती है। इसकी विशेषताएं भिन्न होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भिन्न-भिन्न होती हैं। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। क्या है इसमें, वृद्धि एवं विभेदन, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक यानी कि एक निषेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है, ठीक है ना। किसको किसको किया, जिसमें जड़ रहा, पत्तियां रहा, शाखाएं रहा, फूल रहा, फल रहा, इन बीज, ठीक है ना। अतः अंततः वे मर जाते हैं। पौधों की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरन है। पौधों की वृद्धि के जो पौधों वृद्धि हो रहे हैं, उसके जो प्रथम आपका वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरन है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूलन परिस्थितियां होती हैं, तो बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार अनुकूलन परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता है तथा निलंबित वृद्धि अथवा प्रस्तुत काल में चला जाता है। क्या होता है, प्रस्तुत काल में चला जाता है। जब अनुकूलन परिस्थितियां वापस आती है, तब बीजों में क्या होता है, उपापचय क्रियाएं पूर्ण वैसित हो जाती हैं तथा वृद्धि होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका यहाँ पे क्या है,
इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधों के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। ये कारक जो होंगे पौधों के लिए आंतरिक भी होगा, बाहरी भी होगा, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में जो दिया गया था 13.1 में, सेब में अंकुरन एवं नवोद्भिदों का परिवर्धन। देखिए पहले सबसे फर्स्ट में आपका एक मिट्टी की रेखा, मिट्टी में जब बीज पत्र, फिर बीज पत्रधार जो कि आपका ये और ये दोनों, ये आपका बीजावरण, ठीक है ना, फिर बीज पत्र, ये हम एक डायग्राम दिखाया। वृद्धि के बारे में हम लोग जानेंगे, वृद्धि में क्या क्या है। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशेषता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव, देखिएगा अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त यानी कि अनपलट अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपाचयी प्रक्रियाओं यानी कि उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा होता है। क्या होता है? जो भी हमारा सामान्य वृद्धि होती है, नॉर्मल जो आपका वृद्धि होंगी, ग्रोथ होंगी, उपापचयी प्रक्रियाओं का उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा होता है। ठीक है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है, इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। एक पत्ती का विस्तार क्या होता है? वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है ना? तो पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभजोतक यानी कि मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभजोतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं देखिएगा श्वासवस्था यानी कि निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता को खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता को खो देती हैं, वे पादप शरीर की रचना कहती है। ठीक है, वो पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहां भी जो आपका विभोजतक की क्रियात्मक से पौधों के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभजोतक का विभाजन बंद हो जाए या कभी ऐसा होता है? तो देखिएगा आपने पिछली कक्षाओं में मूल सिकार्ग विभजत तथा प्रोहर सिकार्ग सिकाग्र आपका विभजतक के स्तर पर विभजोतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक वृद्धि के लिए जो फर्स्ट में जो वृद्धि होता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मुख्यतः पौधों के अक्ष के समांतर दीर्घकरण में भागीदारी करते हैं। मतलब पौधों के देखिएगा और मुख्यतः जो होता है मुख्य रूप से पौधों के अक्ष के समांतर दीर्घ कारण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्नबीजी पौधों में पार्श्व द्विबीजोतक संवहनी कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये द्विबीजोतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं, जहां पे ये बिल्कुल क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे को हमने क्या किया? मूल अग्रस्त विवर्तक, फिर आपका यहाँ से क्या है? मूल कहलाया, फिर संवहनी कैम्बियम कहलाया, फिर संवहनी कैम्बियम ये पूरा, फिर आपका ये प्रोहो और आपका प्रोहो अग्रस्त विवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वृद्धि माप योग है। यहाँ पे क्या बताया? वृद्धि माप योग है। तो कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवन द्रव मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव दर की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, जीव दर की वृद्धि को आपको सीधे मापना क्या होता है? बहुत कठिन होता है, कठिन है। अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है, कुछ दूसरी मात्राओं को, ठीक है, जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ देखिएगा, कुछ एक मापदंड ये हैं: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के के मूल सिगार्ग विभोजतक में प्रति घंटे, देखिए यहाँ पे प्रति घंटे जो दिया गया है, 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं। एक मक्के के मूल सिकाग्र जो
विभेजोतक में प्रति घंटे की बात किया है, यदि क्वेश्चन में पूछता है तो 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं। जबकि एक तरबूज की बात किया है, क्या किया है डियर? जबकि एक तरबूज की बात किया है, एक में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि जो आपका दिया गया है, कितना दिया हुआ? 3,50,000 गुना तक हो सकती है। देखिए दोनों का अलग अलग दिया, मक्का का आपका कितना दिया, तरबूज का कितना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है। पहले वाले जो उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं के संख्या में व्यक्त किया गया है वृद्धि के, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। क्या किसमें किया गया? आकार में, है ना, उसकी आकार। और एक पराग नालिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यदि किसी तरह का भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वृद्धि के चरण, और इसमें टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, सारे कुछ दिया गया है डियर। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, मतलब ये सब सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, वृद्धि के चरण में आपका वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। पहला जो आपका है, देखिएगा यहाँ पे कौन सा है, विभज्योतिकीय दीर्घीकरण एवं परिपक्वता। आओ हम इसे मूलार्ग को देखकर समझें। विभज्यो तक आपका जो विभज्योतिकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिकाग्र तथा प्रोहोशिकार्ग दोनों में लगातार विभाजित होती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव से भरपूर होती हैं और व्यापक संचय केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतले तथा प्रचुर जीवदर तंतु संयोजन के साथ सेलुलाजिक होती है। विभेजोतक क्षेत्र के समीप समीप देखिएगा, ठीक अगला नोक से दूर कोशिका दीर्घकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए दूसरा में, इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। पुनः शिकार्ग से आपका शिगाग्र से अर्थात दीर्घकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष वह भाग स्थित होता है जो परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति को मोटाई एवं राजधानी चरम पर होता है। पिछली कक्षाओं में अपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया है, वो इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हमारा क्या, वृद्धि दर। वृद्धि दर में आपका क्या है, देखते हैं हम लोग वृद्धि दर में क्या क्या इसमें दिया गया है। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। समय की प्रति इकाई के दौरान जो भी दर बढ़ी हुई है, उस वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर की गणितीय ढंग से यदि देखा जाए तो व्यक्त किया जा सकता है, एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे नीचे में दिया गया, वृद्धि दर अंग गणितीय या ज्यामितीय यानी कि रेखा गणितीय संवर्धन हो सकती है। अंग गणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है। क्या होती है? केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, जो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंग गणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घकृत होते मूल में देख सकते हैं। इसमें जिसमें अंक की लंबाई समय के विरुद्ध आलेखित दी गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है, इसे हम गणितीय रूप से इस प्रकार चक्र कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। एल टी को टाइम टी के समय की लंबाई को माना, एल जीरो जो टाइम शून्य के समय लंबाई, आर का मतलब है वृद्धि दर, दीर्घीकरण प्रति इकाई समय। आइए हम देखते हैं इसमें कि ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि जो लैंग धीमी होती है और यह उसके बाद तीव्र गति से एक चरघातीय दर यानी कि लॉग या चारघातीय चरण में बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करने के काबिलियत बनाए रखती हैं। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड यहाँ पे मापदंड को नियोजित करते हैं
तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एक वक्र पाते हैं। क्या पाते हैं? एक विशिष्ट सिग्मोइड या एस वर्ग पाते हैं। एस वर्ग सभी जीवित प्राणियों को विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना? स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों एवं पौधों के विशेष अंगों के लिए आदर्श हैं। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृत्त से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चरघातांकीय वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, जो कि आपका देखिए WN इक्वल टू आपका W0 या T। WN का मतलब है अंतिम आकार यानी कि भार, ऊंचाई, संख्या आदि। W0 में आपका दिया है कि प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, R का वृद्धि दर और T में समय में वृद्धि, E में आपका संभावित लघुगानिक का आधार। यहाँ R एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है, जिसमें से हम देखते हैं कि जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट में जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना के भी दो तरीके से की जा सकती है। पहला, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पे। दूसरा में दी गई प्रणाली के प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को समान आधार पर प्रकट करना। उदाहरणार्थ के लिए प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? इसमें प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। जहां दो पंक्तियां आ और बा विभिन्न आकारों को दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है, फिर भी उनमें से एक ही सापेक्षिक वृद्धि दर ज्यादा है। यह कौन सी और क्यों? नेक्स्ट में देखिएगा आपका क्या है, वृद्धि के लिए दशाएं। वृद्धि के लिए दशाएं, ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी चीजें क्या है ना? जरूरी चीजें क्या है? इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए, जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। क्या क्या है? जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व। पौधे की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी का स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध करता है तथा ऑक्सीजन उपाचयी ऊर्जा के मुक्त करने में मदद करती है। पौधे द्वारा पोषकों यानी कि स्थूल एवं सूक्ष्म आवश्यक तत्वों की आवश्यकता जीव दरों के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। सबका अलग अलग काम है डियर। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है, जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूलन होता है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का विलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि के कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा जो है हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे देखिएगा विभेदन, निर निर्विभेदन या फिर पुनर्विभेदन। ठीक है, ये आपका दिया गया है। मूल शिकाग्र विजोतक तथा प्रोहो शिकाग्र विजोतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। क्या कहलाती है? विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव दर दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। उदाहरण के लिए एक वाहिकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव तर को खो देती हैं और बाद में एक बहुत दृढ़तान्यतापूर्ण यानी कि लिग्नो सेल्यूलोसिक यानी कि काष्ठ कोशिका साधनी द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होता है। और आप पौधे के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं एवं उसकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। ठीक है। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निर्वेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अंतराफुला वाहिकी कैम्बियम एवं कार्य कैम्बियम, जो कि निर्वेदित कोशिकाओं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका के बाद फिर से विभाजन की क्षमता खो देती हैं, ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके। अर्थात क्या कहलाता है वो? आपका पुनर्विभेदित हो जाती हैं। एक काष्ठीय आपका
द्विबीजपत्री पादप के कुछ ऊतकों की सूची बनाएं जो पुनर्विदेन के उत्पाद हों। आप अनुवर्ध को कैसे वर्णन करेंगे? आप उस देखिएगा मृदुतक कोशिका को जिसे प्रयोगशाला में नियंत्रित क्षेत्र में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? नेक्स्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे 13.1.1 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधों में वृद्धि उन्मुख होती है, अर्थात या परिमित या अपरिमित हो सकता है। ठीक है, परिमित या अपरिमित हो सकता है। अब हम यह कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन की उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी आपका विभज्योतक से पैदा हुए उत्तक कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती हैं। कोशिका उत्तक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के अंतिम आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। कहाँ करता है? आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, शिकाग्र विभोज्योतक के दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती हैं, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर धकेल दिया जाता है, बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती हैं। क्या होता है? परिपक्व होती है, बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती हैं। और क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों में उनके स्थान के संबंधों को दर्शाता हो? नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका परिवर्धन। क्या आ गया इसमें? परिवर्धन, ठीक है ना। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल है। क्या है? वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। यहाँ पे देखिएगा में उच्च पादप की कोशिकाओं में होने वाली परिवर्धन की कार्मिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों, अवयवों या अंगों पर भी लागू होता है। पौधों पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। इस क्षमता को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया, देखिएगा यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आपका दिया गया है। कपास है, धनिया है एवं लॉर्क में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधों में पत्तियां का आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न हो जाते हैं। किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखिएगा, बटर कप में पत्तियों का आकार वायव्य भागों में अलग होता है, जिसमें विषमता का यह दृश्य प्लास्टिकता का सुघटता का एक उदाहरण है। ठीक है ना, किसका है? सुघटता का एक उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या? अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्तन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। ठीक है ना। व्यापक तौर पर परिवर्तन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्तन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित है। ठीक है ना, नियंत्रित है। आंतरिक कारकों में अंतर कोशिकीय आनुवांशिक तथा अंतर कोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजें बताया कि इसमें विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित है। आंतरिक कारकों में अंतर कोशिकीय आनुवांशिक तथा अंतर कोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं। और बाहर में क्या होता है? कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन और पोषक आदि शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका दिया गया है क्या है? आपका पादप वृद्धि नियामक एवं विशेषताएं। ठीक है, पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, आइए एडेनिन उत्पन्न यानी फॉरफ्यूराइल, एमिनोफ्यूरिन, काइटिनिन, कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न यानी कि एब्सिसिक एसिड या आपका एबीए, प्रोपिन, फिर आपका जिबरेलिक एसिड जीए, या गैसेज जिसमें एथिलीन, C2H4 आदि हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक यानी कि पीजीआर को व्यापक रूप से एक जीवित पौधों में उनकी कार्यशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। पीजीआर का एक समूह वृद्धि आपका उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक यानी कि अनुवर्तनी वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जैसे कि ऑक्सिन्स, फिर जिबरेलिन्स तथा साइटोकिनिन्स,
उनके समूह के दूसरे पीजीआर तथा दबाव के प्रतिपादकों की अनुक्रिया समूह के दूसरे पीजीआर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि वादक क्रियाकलापों जैसे प्रस्तुति एवं विलगन में शामिल होते हैं। आपका एबिसिक एसिड पीजीआर इसी समूह का सदस्य है। इसी समूह का क्या है? सदस्य है। गैसीय पीजीआर एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो पादप वृद्धि नियामकों की खोज, ठीक है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। रोचक बात यह है कि पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर चोल यानी कि देखिएगा किसमें दिया गया कोलियोपटाइल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि यानी कि प्रकाशानुवर्तन करता है। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रांकुर चोल की नोक संचारणीय प्रभाव की जगह है, जो संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण है। ऑक्सिन यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सिन की खोज एक डब्लूवेंट यानी कि के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुर चोल शिखर से की गई है। किसका देखिएगा यहाँ पे दिया गया है? ऑक्सिन का, है ना। ये और इनके द्वारा की गई है। ओके, यहाँ पे बैंकेन के अनुसार देखिएगा, इसमें दुष्रम आपका दूसरा दिया गया है, जो कि आपका फुलिस सीडलिंग धान के पौधे, ये आपका है यहाँ पे फुलिस सीडलिंग धान के पौधों यानी कि नवोद्भिद की बीमारी है, जो रोगजनक कवक जिबरेला फूजिकोर आपका फूजिकोराई के द्वारा होती है, ठीक है ना। फूजिकोराई के द्वारा होती है। ई कुरो आपका कुरोशो यानी जापानी वैज्ञानिक जो है, जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान की पौधों में रोग लक्षण को बताया। क्या बताया? रोग लक्षण को बताया। किसने? ई कुरोसोवा, है ना। जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान में जो प्रॉब्लम आते हैं, समस्या जो आते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ये चीज आपका बताया जब उन्हें कवक के जीवाणुहीन निस्संदियों की यानी कि फिल्ट्रेट के साथ उपचारित किया, तो सक्रिय तत्व की पहचान बाद में आपका जिबेरेलिक अम्ल के रूप में हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा साइंटिस्ट है देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो दिया गया एफ अस्पुक यानी कि तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने के अंतर पर्व यानी कि इंटरनोडल खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुरित हुआ जब ऑक्सिन्स के अलावे मीडियम में वाहिका ऊतकों के सत्व या इष्ट सत्वों का नारियल दूध या डीएनए पूरक के रूप में दिया गया। मिलर एट ऑल यानी कि मिलर एट ऑल की हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसको भी दूसरा कलर में ले लेती हूँ। इसमें 1955 ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा आपका काइनेटेन नाम दिया। क्या नाम दिया? काइटेनिन नाम दिया। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहा डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1960 के मध्य में तीन अलग अलग, देखिएगा 1960 के मध्य में तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से तीन तरह के निरोधक का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक बी विल्गन 2 एवं डोरमिन है। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए। इसका नामकरण देखिएगा एब्सिक अम्ल के रूप में किया गया। नेक्स्ट हमारा जो है आपका देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा था, इसलिए अलग अलग कलर से भी मिला है आप लोग को। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा डियर। देखिए एच एच कॉन्जेस ने 1910 ने यह सुनिश्चित किया कि वह पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता में पकाता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया, जो एक गैसीय पीजीआर है। क्या है? गैसीय पीजीआर है। तो आइए हम इन 5 तरह के पीजीआर के कायिकीय प्रभाव को अगले भाग में अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे देखिएगा, 13.4.3 के अंदर में आपका क्या है कि पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव यानी कि ऑक्सिन्स के बारे में। देखिए यहाँ पे ग्रीक शब्द यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ना सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया शब्द ऑक्सिन्स इंडोल 3 एसिटिक अम्ल यानी कि आईएए तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। ऑक्सिन्स जैसे आईएए एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकाला गया है और एनएनए यानी कि नैप्थेलिन एसिटिक अम्ल तथा 2,4-डी
आपका डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सीजन है। क्या है ये? कृत्रिम ऑक्सीजन है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है। ये बागवानी एवं खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तने की कटिंग, कलमों में जड़ें फूटने या रूटिंग में सहायता करती है, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सीजन पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे अनानास में। अनानास में किसमें दिया? अनानास में, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये पौधों के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों को विलगन को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे काम है इसका। देखिए, उच्च पादपों में वृद्धि करती है। अग्रस्त कालिका पार्श्व यानी कछत कलियों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिससे आपका शीघ्राग्र प्राधान्यता यानी कि एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। रोह सिरों को हटाने यानी कि सिर सिर छदेन को से प्राय पार्श्व कलियों की वृद्धि होती है। रोह सिरों को हटाने से प्राय पार्श्व कलियां की वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण एवं पान बनाने यानी हेज मेकिंग में लागू होती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसके साथ ही ऑक्सिन जो आपका अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। किसमें? टमाटर में। इन्हें व्यापक रूप से आपका शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विपक्षीय पत्ती खरपतवारों का नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लौंग तैयार लौंग जो होता है, लौंग को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका के विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट हम देखिएगा, आपका आपका जो दिया गया है जिबेरेलिन्स, ठीक है ना। इसके अंदर में जिबेरेलिन्स एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक, जिसके अंदर में पीजीआर है, जो 100 से अधिक जिबेरेलिन्स की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी हैं, जैसा कि कवकों और उस पादपों से। इन्हीं जी यानी कि देखिएगा GA1, GA2 या GA3 और इसी तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA3 वह जिबरेलिन्स है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी और अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GS यानी कि अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की इकाई की अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अतः अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिबरेलियन सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप से ले सकें। ये आपका जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके। अ, अधिक समय तक लगे रह सकें और बाजार में मिल सकें। तो GA3 यानी कि GA3 को आसव यानी शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिबरेलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है। इससे 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा उपज बढ़ जाती है। जीए छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्दी ही तैयार हो जाता है। जिबरेलिन चुकंदर, पत्ता गोभी एवं अन्य आपका रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में वेल्टिंग जो आपका वोल्टिंग पुष्पन से पहले अंतः पर दीर्घकरण को बढ़ा देता है। नेक्स्ट में देखिएगा, आपका क्या है? साइटोकिनेंस, ठीक है ना। साइटोकिनेंस अपना विशेष प्रभाव यानी साइटोकिनेंसिस, जिसमें कोशिका दर विभाजन में डालता है और इससे आपका काइनेटिन यानी कि एडेनिन का रूपांतरित रूप एक प्यूरिन के रूप में ऑटो लेब्डेड हरिंग शुक्राणु से खोजा गया था, ठीक है। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। साइटोकिनिन जैसे पदार्थों को खोज के क्रम में मक्का की अस्थि तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका, ठीक है। जियाटिन की खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त आपका साइटोकिनिन्स तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकिनिन्स उन क्षेत्रों से संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के लिए मूल शिकाग्र विकासशील प्रोहर कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। नेक्स्ट हमारा देखिएगा हरी तलवक पार्श्व प्रौढ़ वृद्धि तथा अपस्थानिक प्रौढ़ संरचना में मदद करता है। तो साइटोकिन्स सिगार की प्रधानता से छुटकारा दिलाता, वे पोषकों के संचारण को बढ़ावा देते हैं, जिससे पत्तियों की जरावस्था की देरी करने में मदद मिलती है। किसमें करने में? जरावस्था की देरी करने में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा एथिलीन। एथिलीन में क्या है? एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। क्या है? एक साधारण
गैसीय पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। एथिलीन पौधों को अनुप्रस्थ यानी कि क्षैतिज वृद्धि, अक्षों में फुलाव एवं द्विबीजीय का निवेद विधों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जारावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों को पकने के लिए दौरान या श्वसन की गति की वृद्धि करता है। श्वसन वृद्धि में गति के इस बढ़त को क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं इस बढ़त को? क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं। एथिलीन बीज तथा कालिका प्रस्तुति को जोड़ती है। एथिलीन बीज तथा कालिका प्रस्तुति को जोड़ती है। मूंगफली के बीज में अंकुरन को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी में धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा प्रोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रेमों को प्रोत्साहित करती है, अतः पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। एथिलीन देखिएगा अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। एथिलीन अनेकाएक कार्य की प्रक्रियाओं को नियमित करता है, अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक आपका एथिफॉन है। एथिफॉन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधे के अंतर्गत संचारित होता है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। आपका एथिफॉन टमाटर एवं सेब के फलों को पकाने की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? एथिफॉन। और तथा फूलों एवं फलों में विलग्न को तीव्रता प्रदान करता है, जैसे कपास, चेरी तथा अखरोट में विरलन या खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा जो बच गया आपका देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एब्सिसिक एसिड जो है कि खोज विलगन एवं प्रस्तुति को नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। ए बी आपका देखिएगा ए भी ये बीज के अंकुरन का निरोध करता है। यह बाह्य त्वचा यानी कि पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ए बीज के विकास, परिपक्वता, प्रस्तुति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुति के प्रेरित करने के लिए ए बीज को जल शोषण तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में ए जीएस या के लिए विरोधक की भूमिका निभाता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। यह भूमिका संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती है। ये भूमिकाएं व्यक्तिगत यानी निजी या योगवाही हो सकती है। इसी तरह के पौधे के जीवन में कई घटनाएं होती हैं जहां एक से ज्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पे बीज या कली का प्रस्तुकरण, विलगन या जारावस्था या शिखर प्रभुत्व आदि। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण में है। याद करें कि जीनोमिक नियंत्रण एक बाह्य कारक के साथ में ये पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर बहुत सारे वाह कारक जैसे कि तापक्रम एवं प्रकाश पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है यानी कि वंशतीकरण, पुष्पन, आपका प्रस्तुकरण, बीज अंकुरन, पौधों में गति आदि। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप दोनों बाह्य कारक हैं कि पुष्पन आरंभ करने की भूमिका को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे डियर, जिसमें आपका 14 चैप्टर होगा। इसमें टोटल 19 चैप्टर है। 19 चैप्टर को मैं इसी वीक्स में कंप्लीट करवा दूंगी, यानी कि कल के बाद। और आप लोग को 12 क्लास फिर से स्टार्ट कर देंगे हिंदी मीडियम से आप लोग को। तो जिनका बोर्ड का एग्जाम होगा 11 12 दोनों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 11 12 11 तो 11 के लिए, 12 12 के लिए। और जो भी दूसरे दूसरे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी सारे फॉर्म आते हैं अलग अलग स्टेट से, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।